और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और इस वक्त मैं देवभूमि उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में मौजूद हूं और जो यहाँ की तपिश है वो मैं महसूस कर सकता हूं। मैं तपिश, राजनीतिक तपिश की बात कर रहा हूं क्योंकि चुनाव है उत्तराखंड में, 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं उत्तराखंड में। और अब तक दो पार्टियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा देखा गया उत्तराखंड में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार का चुनाव खास है क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ, मजबूत दावे के साथ और उत्तराखंड नवनिर्माण के वादे के साथ इस समय उत्तराखंड में चुनाव मैदान पर है। तो दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त साथ में हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट उत्तराखंड के कर्नल अजय कोठियाल भी मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की राजनीति को भी समझता हूँ और दिल्ली मेरी कर्मभूमि है, तो मैंने आपकी राजनीति को भी वहां पर देखा है। झाड़ू आपने ऐसी चलाई दिल्ली में कि विपक्ष नहीं छोड़ा। उत्तराखंड में क्या प्लान है? दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ हो रहा है कि पहले लोगों ने हमें 67 सीट दी, अब 62 सीट दी? क्योंकि हमने पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो लोगों के मुद्दों की बात कर रही है। हमने दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए, शिक्षा अच्छी कर दी, अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोले। पहले बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, पानी घर घर पहुंचाया, पानी मुफ्त कर दिया, सड़कें अच्छी बनाई। ये चीज़ों पे कभी कोई पार्टी बात ही नहीं करती थी। अब दिल्ली में जो हमने काम किए वही उत्तराखंड में हम लोगों को कह रहे हैं कि आप हमें एक मौका दीजिए। आपने 10 साल बीजेपी को मौका दिया, 10 साल कांग्रेस को मौका दिया, एक मौका हमें देके देखिए। हमने दिल्ली में इतने काम किए, हम उत्तराखंड में भी काम करेंगे। अच्छा, आपने ये बात बोली तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से सफर करके भी उत्तराखंड यहाँ हरिद्वार पहुंचा हूँ। तो उत्तराखंड में एंटर करने के बाद मैंने बीजेपी के पोस्टर्स लगे हुए देखे, तो उसमें चीन पाकिस्तान का जिक्र नजर आया। अच्छा। आपने यहाँ के मुद्दों की बात की क्या था जिक्र चीन पाकिस्तान का? कि चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर बाकी पार्टियों ने क्या किया और हमने क्या किया, तो ये पोस्टर्स जगह जगह लगे हुए थे। खैर, मैं आपके पास आता हूँ कर्नल साहब, क्योंकि आप सीएम फेस हैं और सरकार बनेगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी यहाँ पर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जब किसी भी स्टेट में चुनाव में जाती है तो एक इलेक्टोरल मैसेज के साथ जाती है, तो जनता के बीच क्या आपका वो इलेक्टोरल मैसेज है? अगर मैं साफ शब्दों में या सरल शब्दों में कहूँ तो पब्लिक क्यों आपको वोट दे? क्या हुआ पहले, जिसे हम आज उत्तराखंड बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जी। तो तब जनता को लगता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों को ज़्यादा, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करती। एक आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन कन्वर्ट हुआ उस स्टेज में जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को और बाकी सरकारों को घुटने टेकने पड़े लोकतंत्र की उस आवाज़ पे। और उसके बाद 9 नवंबर को 2000 को जी। उत्तराखंड बना। हमारी क्या उम्मीदें थी कि अब हमारी सरकार है, हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो जाएंगे, हमारे ये जो विधायक हैं वो मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद वो विधानसभा में बैठेंगे, कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे जो हमारे प्रतिकूल होंगी। इनको पता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं और हम सब खुश कि नया उत्तराखंड बन गया है। तो उस टाइम पे क्या था, हमारी ज़रूरतें, पलायन को कैसे रोका जाए, पलायन को रोकने के लिए कैसे सुविधा दी जाए, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कैसे अच्छी सड़कें बने यहाँ पे, कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण करा जाए, किस प्रकार से यहाँ पे जब मूल सुविधाएं होते हैं वो बढ़ाई जाए। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश माना जाता है। यहाँ पे सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर यहाँ पैदा होती है तो सरकार कैसे जनता को जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मुफ्त दे, पानी मुफ्त दे। ये सब चीज़ें जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरतें पिछले 20-21 साल में दोनों सरकारों ने बारी बारी से आकर के और हारने वाली पॉलिसी को लेकर के, मतलब वो जीते नहीं है, एक हारी है तो दूसरा सामने आया क्योंकि दोनों थी, वो लेके चले हैं। अब उसी को आज जनता ना हताश हो रखी है। जी। हताशपन दिखता है। महिलाएं तो खाली इतना जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाती हैं इनके ऊपर कि हमने सारी मेहनत करी, हमने अपने बच्चे को पाल के बड़ा करा, आज वो 20 साल का हो गया है, जैसे ही उसे ग्रेजुएशन करा उसके माथे पे आ जाता लिखा हुआ कि मैं बेरोजगार हूँ। तो कहती हैं कि फिर मतलब है क्या। फिर वो देखती हैं अजय कोटियाल को, वो देखती हैं आम आदमी पार्टी को, वो देखती हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि किस प्रकार से वो सारे मुद्दे जो उत्तराखंड जब अलग हुआ यूपी से, वो जो जरूरतें थी दिल्ली में साबित हो रखे हैं। उस तरीके के मुद्दे जो हमने बगैर सरकार के में रहे यहाँ पे उत्तराखंड में करके दिखाए। तो जनता काफी ज्यादा हमसे उम्मीद कर रही है। अब ये है कि कुछ जनता जो है वो इस हद तक जा रही है कि इस बार तो हम
पहले तो था कि हम वोट ही नहीं देंगे, अब आना शुरू हो गया है कि अब हम वोट देंगे और अपने अधिकार को लेके चलेंगे। तो ये वाले वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चल रहे हैं। अच्छा अरविंद जी, उत्तराखंड में अब तक जब से उत्तराखंड बना है 21 साल हो गए हैं, उत्तराखंड को 22वां साल ये चल रहा है, तो एक पैटर्न रहा है, एक सीसॉ पैटर्न, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस सीसॉ पैटर्न के बीच दो पार्टियां जिनमें सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है, उनके बीच आपको कैसा एक लूप होल दिखा, क्या ऐसा लूप होल दिखा कि आपको लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए मौका है उत्तराखंड में? क्या आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उत्तराखंड में अभी जो सत्ता 1-to-1 खेलते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि उनका परसेप्शन बिगड़ रहा है पब्लिक के बीच में, उत्तराखंड की जनता के बीच में, इसलिए आपका मौका है? जैसे अभी इन्होंने कहा कोटियाल साहब ने कि यहाँ पे नेगेटिव वोटिंग होती है। सबसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लोग बीजेपी से परेशान हो गए तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दी। फिर कांग्रेस की सरकार बनी, लोग कांग्रेस से परेशान हो गए, फिर बीजेपी को दे दी। तो अब बीजेपी से परेशान है। तो अब लेकिन एक ऐसी पार्टी आ गई जो कि पॉजिटिव भी है, जो कि जिसपे उम्मीद भी है कि ये कुछ करेगी। ये केवल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी बात कर रहे हैं हम लोग। हम जैसे आप आज कांग्रेस के पास जाओ, बीजेपी, उनसे पूछो भाई अगर आपको वोट मिलेगा तो आप क्या करोगे? स्कूल बनाओगे? आज मैं यहाँ के कहता हूँ कि मेरे को वोट दो, मैंने दिल्ली में स्कूल अस्पताल बनाए, यहाँ भी बनाऊंगा। बीजेपी कह सकती है कि हमने मध्य प्रदेश में स्कूल अस्पताल बनाए, यहाँ भी बनाएंगे, हमने उत्तर प्रदेश में बनाए, यहाँ? वो तो कह ही नहीं सकते, उन्होंने तो करा ही नहीं है। कांग्रेस कह सकती है, उन्होंने तो कहीं कुछ काम नहीं किया, लूटने के सिवा इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया, अपने अपने घर भरे हैं दोनों पार्टियों के नेताओं। हम पहली बार आके कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार सरकार देंगे, हमारा कट्टर ईमानदार नेता है, एक मौका दे दो। एक मौका अगर आप दोगे तो 5 साल के बाद इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, जैसे आप दिल्ली में भूल गए। कर्नल साहब, अभी कुछ इस तरह की भी जानकारियां भी सामने आई कि जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो बर्फबारी भी खूब हो रही है, बरसात भी खूब हो रही है, तो बाकायदा आपको तिलक लगाकर शगुन तक दिया है लोगों ने, पिठाई। पिठियां। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, जब नॉमिनेशन भरने गए हम तो वहाँ पे गंगोत्री में काशी विश्वनाथ मंदिर है, मंदिर में गए, आशीर्वाद लिया। तो क्योंकि कोरोना के इस माहौल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम 3 लोग 200 मीटर चलना था जी। और गाड़ी जाती नहीं है, 200 मीटर चल के गए। तो मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, ऊपर लोग खड़े हुए थे, फूल फेंक रहे थे, ऊपर से लोगों ने आकर के ना हमें जब ये पिठाई लगानी शुरू करी, उस 200 मीटर में 1,28,000 रुपए की पिठाई लगी है हमको। तो ये तो एक वो वाली फीलिंग है कि जैसे बोलते हैं ना, हमें लग रहा था एक पुष्प की अभिलाषा कि युद्ध में जा रहे हैं और वो सब उसको आगे फेंक रहे हैं। लेकिन उसको देख करके जो बाकी कांग्रेस और बीजेपी के जो सरकारें हैं, उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया कि कर्नल कोठियाल तो उसी दिन से शुरू हुआ, कर्नल कोठियाल तो गंगोत्री का है ही नहीं रहने वाला, ये तो टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है। और जनता ने इतना बुरी तरह से हंसना शुरू करा ना उनके ऊपर। कहते हैं एक आदमी है जो कर्म कर रहा है, रहता ही उत्तरकाशी में है, इसने यहाँ से यूथ फाउंडेशन संस्था खोली, इसने यहाँ से इतने सारे लड़कों को लेकर के केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया। आज हम इसे भोले का फौजी बोलते हैं, तो ये तो हमारे उत्तरकाशी का है। और तुम अभी तक अटके हुए हो एक ही चीज में कि कोई बाहर का होगा, कोई अंदर का होगा, आगे तुम कुछ कर नहीं पा रहे। उसी कांग्रेस ने अभी आपने देखा होगा अपना मैनिफेस्टो वो करा, जो स्कीम्स अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के यहाँ पे शुरू करी, और जब जनता को हमने समझाया और जब रजिस्ट्रेशन आना शुरू हुआ पॉजिटिव, तो इनको ना खबर आनी शुरू हो गई कि जनता तो वाकई में चाहती है इन चीज़ों को। तो आप देखो इनका जो मैनिफेस्टो है, डिट्टो हमारी भाषा को इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश करा है। अभी आप कह रहे थे वहाँ पे कहीं आपने देखा क्या पाकिस्तान और चाइना, डिस्ट्रॉय चाइना, मेड इन चाइना, ये सब चीज़ें है ना, ये मेड इन चाइना वाला मैनिफेस्टो लेकर के आ रखे हैं। यहाँ एक ओरिजिनल आदमी आ रखा है जो कि बोलता है मेक इन इंडिया, मेक इन उत्तराखंड वाला लेकर के चलेंगे। तो ना सब जगह खलबली तो मच रखी है। अब उस खलबली का 10-11 मार्च को सबके सामने आएगा। जी। अच्छा अरविंद जी, अभी उत्तराखंड में जब आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कई सारी घोषणाएं भी आपने की हैं, बिजली फ्री की भी आपने घोषणा की है कि 300 प्लस यूनिट जो बिजली है, 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो आप फ्री देंगे। लेकिन अब इस पर एक विपक्ष का ये वार है कि दिल्ली में जहां आपकी सरकार है इतने सालों से, वहां से तो आप 200 यूनिट दे रहे हैं और यहाँ 300 का वादा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं चुनावी जुमला है। नहीं, वो वहाँ पे थोड़ा सा वो मॉडल अलग है। वहाँ हम 200 फ्री देते हैं और 201 से 400 के बीच में आधा देते हैं। यहाँ पे फ्लैट 300 फ्री है, वो बात ही बराबर है, मतलब बजट का के ऊपर इम्प्लीकेशन बराबर ही है। लेकिन ये कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उत्तराखंड का 55,000 करोड़ का बजट है।
अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कितनी करप्शन होती होगी? कोई कहता है 50% होती है, कोई कहता है 60%। हम कह क्योंकि रहे हैं आपने 20। और भी घोषणाएं की हैं हाँ, कुछ हमने कहा 18 प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, महिलाओं को हम 1000 रोजगार प्लस। देंगे, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता। अलाउंस देंगे 5,000 रुपये महीना। 1 हर लाख महिला को नौकरियां। 1,000 रुपये महीना देंगे, फ्री बिजली देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे सबको। ये सारा मिला मिलू के 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का खर्चा बनता है। और ये जो 55,000 करोड़ का बजट है, अगर आप 20% करप्शन भी मान लो तो 11,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार खत्म करने से बच जाते हैं। और नए नए रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो सारा हमने कैलकुलेशन की हुई है, कोई हवा में हमने तीर नहीं मारे। दिल्ली में करके दिखाया, यहाँ भी करके दिखाएंगे। अच्छा कर्नल साहब, गंगोत्री सीट चुनने के पीछे कोई खास वजह? क्योंकि एक मिथक भी जुड़ा हुआ है गंगोत्री सीट के साथ, कहते हैं कि जो गंगोत्री जीतता है वो स्टेट जीत जाता है। ये अनडिवाइडेड यूपी के टाइम से ये चला आ रहा है एक मिथक। तो कोई खास वजह है गंगोत्री सीट चुनने के पीछे ही? देखो, पहाड़ी लोग हैं हम लोग, हमें मिथक को मानना भी चाहिए, लेकिन दूसरा एक फौजी भी हूँ, तो मिथक से ज्यादा काम करने वाली भी की क्षमता होनी चाहिए। अब अगर आप देखें, उत्तराखंड में मैं एक ही बार पोस्टिंग आया हूँ इंडियन आर्मी से, और वो आया जब मैं 2013 में एनआईएम का प्रिंसिपल बन के आया। तो मेरी पहली पोस्टिंग थी यहाँ की। रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, गढ़वाल राइफल्स का हूँ, लेकिन पोस्टिंग पहली थी वो। यहाँ पे आने के बाद में केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण, जब सारी सरकारों ने बोल दिया था कि 5 साल तक यात्रा रोक दो, तो तब हमको भेजा गया। मैं कोई 750-800 लड़कों को लेकर के गया, वो सारे उत्तरकाशी से शुरू में केदारनाथ के निर्माण के लिए। बाद में धीरे धीरे सब आते रहे रोटेशन पे। वहाँ पे मैंने सबसे पहले जो यूथ फाउंडेशन एक कैंप है जिससे लड़के लड़कियों को ट्रेन करके आर्मी में भेजते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भेजते हैं, एक गांव ने हमको 70 नाली जमीन डोनेट करी कि आप यहाँ पे कैंप खोलिए। और 70 नाली तो कम नहीं होती, मतलब आप लगा लो 4 नाली 1 बीघा, करीब 20-22 बीघा। गांव वो उत्तरकाशी में है। उसी उत्तरकाशी में हमने सबसे पहले यूथ फाउंडेशन का पहला कैंप खोला। उस उत्तरकाशी में आज, उस गंगोत्री में आज कोई 1200-1400 लड़के आर्मी में जो भर्ती हुए हमारे कैंप से, वो वहाँ रहते हैं। 1400 का मतलब आ गया, आप सीधा ही लगा लो, 1400-1500 के करीब में 6,000 परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी गंगोत्री में हमने इतने लोगों के घर बनाए, लोगों से चंदा लेकर के, किसी को कहीं से स्पॉन्सर करा करके। घोड़े खच्चर कई लोगों के हमने वहाँ पे दिलवाए उनको, जो डिजास्टर में ख़त्म हो गए थे। अगर वो सारी चीज़ें हमारी है तो मेरे को तो लगता है कि उत्तराखंड ही हमारी कर्म भूमि है। तो मेरे को कहाँ से लड़ना चाहिए इलेक्शन? और जनता ने तो हमें उत्तराखंड की, वहाँ गंगोत्री की जनता ने क्या बोला कि कर्नल साहब, आपको ना केजरीवाल जी ने अगर लीडर बना रखा है, चेहरा बना रखा है, तो आप गंगोत्री विधानसभा की चिंता छोड़ो, आप बाकी जगह घूमते रहो, यहाँ तो हम खुद हैं, हम अपने आप करेंगे। तो मेरे को तो वो जगह अच्छी लगती है कि वहीं से लड़ना चाहिए था। लेकिन साथ में एक और चीज़ है, ये जो मिथक है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनाती है मिथक। ये नहीं कहते कि यहाँ से जो जीत रहा है, ये कहते हैं कि यहाँ से जो जीत रहा है उसकी सरकार बनती है। होता उल्टा है, यहाँ जो पार्टी हारती है उसकी अगली पार्टी की सरकार बनती है। आज बीजेपी है, कांग्रेस ना इंतजार कर रही है, बीजेपी की सरकार है अभी, अब ये हारेगी और उसके बाद अगली कांग्रेस को आएगी। वो तो गलती से पता नहीं कहाँ से केजरीवाल जी ने इस तरफ देख लिया, अब वो सबकी टेंशन शुरू हो रखी है। अब वो विकल्प ABC टीम ये सब नाम ले रहे हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता था ABC क्या होता है। बाद में समझ में आया, तो समझ में आया कि C टीम सबसे थर्ड क्लास होती है, C फॉर कांग्रेस, कांग्रेस का पहला वर्ड C। उसके बाद थोड़ी कम खराब वो B से होती है, B फॉर BJP। और जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की टीम है, वो A टीम होती है, A फॉर आम आदमी पार्टी। आज ABC की नई परिभाषा दी है कर्नल कोठियाल ने। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ और, ये मैंने नहीं दी, ये जनता ने दी मेरे को परिभाषा, आपने हम तक पहुंचा दिया। हाँ। अच्छा अरविंद जी, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो मैं एक चीज़ देखता हूं कि जब से उत्तराखंड अलग हुआ है और जो विकास हुआ है, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी या फिर देहरादून, मतलब जो तराई के इलाका है यहाँ तक सीमित रह गया है। आपका विजन क्या है? क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पहाड़ मतलब ठीक है, ये तराई के इलाके, लेकिन पहाड़ मतलब असल पहाड़, जो दूरस्थ पहाड़ हैं, वहाँ स्वास्थ्य की दिक्कत है। वहाँ आज भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि अगर किसी महिला को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो 4 आदमी कंधे पे उठा के कई किलोमीटर पैदल चल के अस्पताल जा रहे हैं। तो आपका दिल्ली में तो है मोहल्ला क्लिनिक वाला मॉडल, तो क्या इस तरह के मॉडल्स यहाँ भी लागू करने हैं ताकि जो दूरस्थ असल पहाड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, असल पहाड़, असल पहाड़ी तक, आखिरी पहाड़ी तक मदद पहुंचे? वो मोहल्ला क्लिनिक ही उसका समाधान है।
जैसे हमने दिल्ली के हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिए, ऐसे यहाँ पे हर गांव में क्लिनिक खोलने पड़ेंगे। किसी ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर नहीं जाएंगे वहाँ पे, डॉक्टरों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे किसी लोकल व्यक्ति को रोजगार देके और डॉक्टर जो है वो वहाँ पे उसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो कर सकते हैं और बेस्ट डॉक्टर्स उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, ये मॉडल, यही मॉडल दूर दराज के गांव के क्योंकि अंदर अब तक जो पार्टियां वो डेमोग्राफी का हवाला देती आती हैं कि डेमोग्राफी है, इस वजह से मजबूरी होती है, नहीं कर पाते। नहीं तो हो इन सकता है, चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? ये हो सकता है वो पार्टियां करना नहीं चाहती हैं। पहले दिल्ली के लिए भी इनके पास कई बहाने होते थे, अब सारा दिल्ली में विकास हुआ और यहाँ के सारे बहाने खत्म हो जाएंगे अगर एक मौका जनता देती है तो। और आप वैसे भी यहाँ पे देखिए, तब पहले तो यही दो पार्टी होती थी, अब आ गई है आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टियों के इस टाइम पे सीनियर्स बोलेंगे या मुख्यमंत्री चेहरा बोलेंगे, वो डिक्लेयर हो रखे हैं। कौन सी पार्टी है जो पहाड़ से लड़वा रही है मुख्यमंत्री चेहरे को? कांग्रेस, तराई प्लेन, तराई, बीजेपी, तराई, आम आदमी पार्टी, सबसे दूरस्थ इलाका जहाँ पे की बर्फ में आजकल हम घूम रहे हैं। तो ये पार्टी की तो ये चीज मुझे बहुत सालती है। पहाड़ की तो मैं सोच भी ही खुद हमारी दूरस्थ पहाड़ पार्टी का में। रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ की दिक्कतों को, वहाँ की परेशानियों को देखा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि वहां तक मतलब एटलीस्ट पहाड़ का मतलब है कि वहां तक जरूरत जो है आदमी की वो तो पूरी हो। यहाँ तो हर आदमी का घर से बाहर निकलेंगे आपको अस्पताल मिलेगा, आपको मेडिकल स्टोर मिलेगा, आपको हर सुविधा मिल जाएगी, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं होता। वहाँ कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। आप तो जानते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं एक एक चीज। लेकिन अब मैं एक भू कानून को लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। बहुत ज़रूरत इसकी भू कानून की महसूस हो रही है। क्या आपको लगता है कि भू कानून ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? और है तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप प्रोविजंस रखेंगे भू कानून में? हालांकि खंडूरी जी ने किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब कोई इसका मतलब रह नहीं गया। 100% भू कानून आना चाहिए। ये है क्या कि एक तो इतनी जमीन तो अभी तक ना इन्होंने बेच दी है, उसे वापस लाना भी एक चैलेंज है, लेकिन उस पर भी वर्कआउट करा जा रहा है। लेकिन भू कानून की अगर मैं बात करूं, कोई कहता है हिमाचल मॉडल होना चाहिए, कोई कहता है फलाना मॉडल होना चाहिए। उत्तराखंड के भी तो मॉडल अपने हो सकते हैं। हिमाचल की सोच को लेकर के उत्तराखंड का मॉडल बनाया जाए। साथ में क्या हुआ था, पहले तो तिवाड़ी जी के टाइम पे हुआ खूब जमीन बेचने का काम, फिर खंडूरी जी के टाइम पे भू कानून थोड़ा सा मतलब बना था, तिवाड़ी जी के टाइम पे, खंडूरी जी के टाइम पे थोड़ा मजबूत करा गया उसको। उसके बाद 2018 में जब ये यहाँ पे वो हुई ना, बीजेपी की मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री लगाई इन्होंने, 3 बारी बारी से हटाए। तो सबसे जो पहले मुख्यमंत्री हटाए उन्होंने 2018 में एक क्लॉज लगा करके भू कानून को रद्द कर दिया। आज वो क्लॉज हटना है और भू कानून दोबारा से शुरू हो जाएगा। पर उसमें क्लॉज कैसे डालने और कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले यहाँ पे वो हुई थी इन्वेस्टर समिट, जिसमें कि सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आए थे। इन्वेस्टर समिट में क्या था, हमने आकर के बुलाया कॉर्पोरेट्स को, उन्होंने बोला कि देखो, हमने बोला कि देखो ये हमारे पास ना एसेट्स अवेलेबल है, ये हमारा जल जंगल जमीन है, ये रॉ मैन पावर है, ये सब यहाँ पे आप यूज करिए, आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देंगे, और वो जो इन्वेस्टमेंट है आप जो करेंगे उससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। उसमें एक क्लॉज ये आया था कि हम आपको इतनी जमीन देंगे। आज 4-5 साल हो गए, मतलब 5 साल तो अब पूरे ही होने वाले हैं सरकार को, कोई फैक्ट्री नहीं आई, लेकिन जमीन चली गई उस क्लॉज की वजह से। तो भू कानून अगर बने तो कोई अल्टरनेट क्लॉज ऐसा ना हो कि भू कानून को बाईपास कर ले, वो भी देखने की जरूरत है। बड़ी दिक्कत इस चीज को देखकर भी होती है कि जिसकी जमीन है, जमीन बेच दी और बेचारा फिर वो वही उसी जमीन पे या तो होटल में नौकरी कर रहा है या फिर फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी कर रहा है। ये ऐसे इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं उत्तराखंड में, इसलिए मैंने आपको भू कानून पर सवाल पूछा। लेकिन अरविंद जी, उत्तराखंड में कहते हैं कि जो अब तक की पार्टियां रही हैं वो ये कहती आई हैं कि दिक्कत यहाँ है कि रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, एक पर्यटन है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या रहेगा? और पर्यटन की भी अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से होना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी भी उसमें बहुत कमी है। पर्यटन को संभावनाएं अपार हैं, असीमित हैं, लेकिन वो शायद अब तक वर्कआउट नहीं हो पाया। उसको लेकर कुछ प्लान है? नहीं, बिल्कुल। तो मेरा 7 साल का दिल्ली चलाना का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली में जब हमारी 2015 में सरकार बनी, 22,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था। 5 साल के अंदर आज 70,000 करोड़ का बजट है, 3 गुना हो गया। तो ये उत्तराखंड का 3 गुना भी ना कहो, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो 5 साल के अंदर कम से कम इसको डबल कर देंगे। 55,000 करोड़ का आज बजट है, ये 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। एवेन्यूज बहुत सारे होते हैं, लीकेजेस बहुत होती हैं। अगर आप उन लीकेजेस को प्लग कर दो
व्यापारियों पे भरोसा रखो, इंस्पेक्टर राज बंद कर दो, रेड राज बंद कर दो, भ्रष्टाचार अगर आप खत्म कर दो और लोगों की सहूलियत पे खर्च करो, व्यापारी खुद ब खुद टैक्स देना चालू करते। दिल्ली में भी हमने यही किया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया, रेड राज बंद कर, आज व्यापारी खुद ब खुद खुशी खुशी अपना सारा टैक्स दे रहे हैं। इसी वजह से हम 3 गुना रेवेन्यू कर पाए। अच्छा कर्नल कोठियाल, और अभी यहाँ पे तो ना रेवेन्यू के वैसे भी बहुत सारे स्कोप हैं। दिल्ली में तो स्कोप नहीं है, तब जाके ये करा गया है। यहाँ तो देखो सारा हिमालय हमारे पास है, सारे एसेट्स हिमालय के हमारे पास हैं। और खाली टूरिज्म को ही अगर आप सही तरीके से कर लो, कितने टाइप की टूरिज्म है। रिलीजियस तो एक है ही, एडवेंचर है, डिजास्टर है, बल्कि मैं कहता हूँ जिम कॉर्बेट वाला जो पार्क है ना, उसमें इसके जो टाइगर के पग मार्क्स वही दिखाने की अगर आप शुरू करो तो लोग इतने ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के आएंगे ना कि टाइगर के पग मार्क कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। और फिर वो जो बता रहा है वो बोलेगा ये पग मार्क का मतलब है ये मेल है या फीमेल है, इसका मतलब है ये इतना बड़ा है, इतनी इसकी एज है, इसका मतलब इसको चोट लग रखी है। आप देखो कितने तरीके के लोग आएंगे। मैं एनआईएम का प्रिंसिपल था, मेरे को मैन वर्सेस वाइल्ड की कॉल आई कि हमको ना आप किसी तरीके से कॉर्बेट के इनर जोन में लेके चलिए, हम वहाँ पे लायन के साथ घूमना चाहते हैं। तो हम लेके आए उनको, हमने उनको एंट्री दिलवाई, अपनी टीम लगाई साथ। इतने लोगों को उन्होंने, क्योंकि वो तो हाई प्रोफाइल वाले प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये जो मूवीज वगैरह बनाते हैं, इतने सारे लोगों को उस टाइम पे रोजगार मिला। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा करने की जरूरत है, अट्रैक्ट तो यहाँ पे बहुत सारे संसाधन है जो कर लेंगे लोगों को। अगर आपकी सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, जैसा कि आप दावा भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है, समर्थन, तो 3 प्रायोरिटी काम क्या होंगे जो आपको लगता है कि उत्तराखंड के लिए सबसे जरूरी है? सबसे पहली प्रायोरिटी तो है रोजगार, उसके बाद में आ जाता है स्वास्थ्य, उसके बाद में आ जाता है शिक्षा। लेकिन खाली 3 पे नहीं रुकते, ये 4-5 प्रायोरिटीज तो हैं। यहाँ पे 300 यूनिट बिजली, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदेश है। महिलाओं का सशक्तिकरण, क्योंकि महिला ही आज सारे समाज को चला रही है। और सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार, और जैसे सर बोल रहे हैं, नीति और नियत वाली सरकार को एक अच्छे तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश करना। अरविंद जी, मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, पोस्ट रिजल्ट में सवाल पूछ रहा हूँ। अगर इस तरह की नौबत आती है, क्योंकि कई सर्वे जैसे कह रहे हैं कि बड़ा टफ फाइट है, पोस्ट पोल अगर इस तरह की स्थिति बनती है, पोस्ट रिजल्ट की गठबंधन की नौबत अगर आती है, तो किसके साथ जाएंगे? शुभ शुभ बोलिए। उस टाइम देखेंगे क्या स्थिति रहती है क्या नहीं रहती है। अच्छा, एक सवाल और आपसे, ये अभी बीजेपी का बड़ा मसला चल रहा था मुख्यमंत्री वाला, इसको उठाया है, लेकिन अब बीजेपी ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी एक युवा फेस उन्होंने लाके डैमेज कंट्रोल कर लिया है। आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने? हमें तो धामी जी दिखते नहीं आजकल। मेरे को कोई बता रहा था अभी 2-3 दिन पहले, वो सीएम हैं पहले तो, ऊपर से सीएम फेस हैं, उनको तो सब जगह मूवमेंट करनी चाहिए। हेलीकॉप्टर में जाकर के खाली नहीं होता है। जो मेरे कोई कह रहा था यहाँ पे कोई आश्रम है ऋषिकेश में, वो जहाँ पे वो आरती वगैरह होती है, धामी जी वहाँ 4 घंटे बैठे हुए थे। तो मतलब उनके पास तो टाइम ही टाइम है, क्योंकि उनको दिखता है बड़ा सा पोस्टर लग रखा है, वही चाइना पाकिस्तान जो आप बोल रहे हैं, उस पोस्टर में ना छोटी सी फोटो धामी जी की है और बड़ी सी फोटो है मोदी जी की। तो वो तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और इलेक्शन जितवाएंगे। हमें लगता है कहीं ऐसे तो नहीं मोदी जी कोई यहाँ का मुख्यमंत्री की तरह देख रहे हो। आखिरी सवाल अरविंद जी आपसे, क्या अभी हमने देखा कि बड़ा गूफअप रहा पिछले दिनों बीजेपी में, हरक सिंह रावत को पार्टी से हटा दिया गया, फिर वो कांग्रेस से चले गए, क्या इस बीच में आम आदमी पार्टी से कोई संपर्क हुआ उनका? नहीं, देखिए ये आप खुद सोचो कि पहले ये लोग कांग्रेस में थे, फिर ये लोग बीजेपी में चले गए, फिर ये लोग कांग्रेस में आ गए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई जनता की सेवा करने के लिए ये सब कर रहे हैं, बेसिकली भ्रष्टाचार करने के या सत्ता में आने के कहाँ ज्यादा चांसेस हैं। इनके ऊपर उत्तराखंड के को भविष्य नहीं मिल सकता। उत्तराखंड के लोगों को इस राजनीति से समाधान नहीं मिल सकते अपनी समस्याओं के। ये बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीति है और जो आज के नेताओं की राजनीति है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, इधर भी कमा लिया उधर भी कमा लिया, ये जो जनता देख रही है ना, नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी, केवल और केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारी की बात, क्या हम कह रहे हैं हम ईमानदार सरकार देंगे। कांग्रेस कह सकती है हम ईमानदार सरकार देंगे, बीजेपी कह सकती है हम ईमानदार, वो तो कहते ही नहीं है। तो जनता को आज पहली बार एक ऐसा मौका मिला है कि वो अच्छी पार्टी आई है, ईमानदार सरकार दे रही है, उनके मसलों को हल कर रही है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि एक मौका देके देखिए। आपने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, एक मौका देके देखिए। अगर हमें पसंद, आपको पसंद ना आए अगली बार हटा देना, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 5 साल के अंदर हम इतना काम कर देंगे, आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। अरविंद जी, आपने समय निकाला, कर्नल कोठियाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू अरविंद जी, नमस्कार।